तो बेसिकली ब्लड क्लोटिंग ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे ब्लड क्लोटिंग। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लड क्लोटिंग मतलब क्या होता है। जब भी ब्लड वेसल से जो ब्लड लीक होता है तो वहाँ पे क्लोट बन जाता है, ताकि जो क्या है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए होता है ये, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए होता है बेसिकली ये। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जैसे 1 से लेके 13 तक क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर का नाम लिखता हूँ। जैसे क्लोटिंग फैक्टर 1 इसको हम लोग बोलते हैं फिब्रिनोजेन। क्लोटिंग नंबर 2 इसको हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। क्लोटिंग फैक्टर 4 इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम। तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट को लिख रहा हूँ, सब क्लोटिंग फैक्टर का नाम नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे और बताऊँ, एक होता है क्लोटिंग फैक्टर 9 इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टमस फैक्टर। तो क्रिस्टमस फैक्टर। और एक होता है फैक्टर नंबर 13, इसको होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये सब फैक्टर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सटेंसिव पाथवे होता है। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल इंजर्ड हुआ है वहाँ पे क्लोटिंग हो रही है, और एक क्या होता है सेल के बाहर क्लोटिंग होती है। एक्सटेंसिव पाथवे मतलब सेल में इंजरी हो गई और वहाँ पे सेल से क्लोटिंग फैक्टर रिलीज होते हैं वहाँ पे। तो इंट्रिंसिक पाथवे जैसे बताऊँ तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे ब्लड वेसल रैप्चर हो गया। तो ब्लड वेसल जैसे ही रैप्चर हो गया तो क्या होता है कि जो क्लोटिंग फैक्टर 12 रहता है ना, क्लोटिंग फैक्टर 12 ये कन्वर्ट हो जाता है अपना, क्लोटिंग फैक्टर 12 कन्वर्ट हो जाता है 12A में। तो 12A में कन्वर्ट हो जाता है, 12A में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए मेरे को शायद से स्पेस चाहिए, चलेगा। 12A में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एक इसकी वजह से होता है, एक HMW काइनोजन होता है, HMW काइनोजन उसकी वजह से होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर पेज पे लेता हूँ थोड़ा। हाँ देखो, एक इंट्रिंसिक फैक्टर और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे मतलब ब्लड वेसल रैप्चर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ब्लड वेसल यहाँ पे 12 जो होता है, बेसिकली नॉर्मली जो क्लोटिंग फैक्टर है इनएक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं। तो ये 12A में कन्वर्ट हो जाता है। इनएक्टिव जो 12 इनएक्टिव है, 12A मतलब एक्टिव, तो 12 एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ HMW काइनोजन। और उसके बाद जो 12A होता है, ये 12A HMW के साथ में मिलके ये क्या करता है, A11 क्लोटिंग फैक्टर 11 को एक्टिव कर देता है। तो क्लोटिंग फैक्टर 11 एक्टिव हो जाता है। तो क्लोटिंग फैक्टर 11 11A में कन्वर्ट हो जाता है HMW काइनोजन से। अब ये 11 क्लोटिंग फैक्टर 11 और ये क्लोटिंग फैक्टर 8 की मदद से और कैल्शियम की मदद से ये क्या करता है कि 10 को 10A में कन्वर्ट कर देता है। 10 को 10A में कन्वर्ट कर देता है। ये अपने को ध्यान रखने का है। सॉरी, ये क्या करता है, ये 9 को 9A में कन्वर्ट कर देता है। 9 को 9A में कन्वर्ट कर देता है। 9 को 9A में कन्वर्ट कर देता है। तो मतलब 12A में कन्वर्ट हुआ। अब 12A HMW काइनोजन से मिलके 11 को 11A में कन्वर्ट किया। अब 11A विद द हेल्प ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8 और कैल्शियम, इसने क्या इसमें सिर्फ कैल्शियम की मदद से 9 को 9A में कन्वर्ट कर दिया। अब 9A वाला 8th फैक्टर और कैल्शियम की वजह से X को 10 को 10A में कन्वर्ट कर देता है। 10 को 10A में कन्वर्ट कर देता है। इसको मैं अभी समराइज़ करा दूंगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये रिलीज करता है एक्सटेंसिव फैक्टर। जब टिश्यू इंजरी होती है तो टिश्यू से फैक्टर रिलीज होते हैं। तो जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का क्लोटिंग फैक्टर है वो रिलीज होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये बेसिकली 7 को 7A में कन्वर्ट कर देता है। 7 को 7A में कन्वर्ट कर देता है। और 7A वाला क्या करता है, 10 को इनएक्टिव 10 को 10 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये दोनों ही 10 को एक्टिव कर देते हैं। अब इधर तक बता दिया, तो आगे थोड़ा हम लोग इसमें देखते हैं। अब देखो इधर देखते हैं, तो 10A बन गया अपना। तो देखो अब 10A बन गया। अब ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 5 एंड कैल्शियम, इसकी वजह से क्या होता है, ये सब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है। इसकी वजह से क्या होता है बेसिकली
कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में, और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन से फाइब्रिन बना देता है, फिब्रिनोजन से फाइब्रिन बना देता है। ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया। तो इसको एक बारी मैं समराइज़ कर देता हूँ फिर से कि देखो सबसे पहले क्या हुआ, क्लोटिंग इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले क्लोटिंग फैक्टर 12 ए में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ AHMW काइनेज। अब 12 ए ने क्या किया, 11 ए में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ AHMW काइनेज। उसके बाद 11 ए क्या करता है, 9 को 9 ए में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। 9 ए वाला 8 की मदद से और कैल्शियम की मदद से क्या करता है, 10 को 10 ए में कन्वर्ट कर देता है। और ए वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है जो कि क्या करता है, 7 ए बना देता है, और 7 ए क्या करता है, 10 को 10 ए में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होता है आगे, अब आगे मैंने बता दिया था कि यही जब 10 ए बन जाता है, मतलब जब 10th एक्टिव फैक्टर, जब 10 होता है एक्टिव बन जाता है 10th फैक्टर, तो क्या करता है यहाँ पे कुछ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की मदद से इसे क्लोटिंग फैक्टर 5 प्लस कैल्शियम की वजह से प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, और यही एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, और क्लोटिंग, और वहाँ पे फाइब्रिन, और वहाँ पे मेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हो गया, मतलब ऐसे जाल नुआ फाइब्रिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा और क्लोट फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको। तो क्लोटिंग हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो जो बेसिकली जो फैक्टर जो होते हैं जो हमेशा एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो कैल्शियम हो गया, और फैक्टर नंबर 4 हो गया, और उसके बाद फैक्टर नंबर 5 हो गया, और फैक्टर नंबर 8 हो गया। तो ये सब हमेशा एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। पर अब क्या बोलोगे कि एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्लोटिंग क्यों नहीं होती ब्लड वेसल में हमेशा, क्योंकि बॉडी में एंटीकोगुलेंट नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लाज्मीन हो गया या फिर हिपैरिन हो गया, ऐसा बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मीन क्या करता है, जो फाइब्रिनोलाइसिस करता है, मतलब जो क्लोट होता है अगर बन जाता है गलती से भी तो उसको डिजोल्व कर देता है और कोगुलेशन नहीं होने देते। तो हिपैरिन एंटी कोगुलेशन है, तो एंटी कोगुलेशन नहीं होने देती। ये हो गया। अब सपोज क्या होता है कि एक होता है अपना प्लाज्मीन को कैसे वर्क करता है, अभी मैं बताता हूँ प्लाज्मीन को कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा ये देखते हैं। तो जैसे डैमेज हो गया अपना डैमेज ब्लड वेसल एंड टिश्यू, ये डैमेज हो गए तो बेसिकली क्या सिक्रीट होता है यहाँ पे, थ्रोम्बोड्यूलिन प्लस थ्रोम्बिन सिक्रीट होता है, थ्रोम्बिन बनाता है ये इससे क्या बनता है, इसका कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोड्यूलिन और थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब इसकी ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटीन सी की हेल्प से प्रोटीन सी की हेल्प से दो चीज़ सिक्रेट करता है। क्या क्या, एक इनएक्टिव कर देता है 5 और 8 को, और इनएक्टिव कर देता है, इनएक्टिवेशन हो जाता है किसका, टीपीए का मतलब क्या होता है बेसिकली टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर, तो इनएक्टिवेशन हो जाता है इसका। तो ये हो गया, तो मतलब दिस ए बेसिकली जो प्रोटीन सी होता है यही एक्टिवेट करता है किसको, थ्रोम्बोड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोड्यूलिन थ्रोम्बिन क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है टीपीए को। टीपीए बेसिकली क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर होता है ये, तो बेसिकली इसको इनएक्टिव कर देता है। तो ये हो गया, तो ये दोनों की वजह से अब इसमें क्या हो गया, ये जब ये इनएक्टिव हो जाता है तो एक्टिवेशन ऑफ टीपीए हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ टीपीए ये एक्टिवेशन हो जाता है, और यही टीपीए क्या करता है, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है और क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है। मतलब समझा, एक बार इसको फिर से मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं बता देता हूँ। देखो ब्लड वेसल डैमेज हो गई, एंडोथेलियल का ब्लड वेसल ये सब डैमेज हो गई, तो क्या थ्रोम्बोलिन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसको क्या किया, प्रोटीन सी ने इसको क्या किया, एक्टिव कर दिया, तो इसने क्या किया, इनएक्टिव कर दिया किसको, जैसे मतलब इसमें थोड़ा सा गलती हो गई, मैं इसको बताता हूँ थोड़ा। देखो क्या हुआ, जैसे ही डैमेज हुआ टिश्यू जैसे ही डैमेज हुआ, एंडोथेलियल डैमेज हुई, तो क्या हो गया, फॉर्मेशन किसका हुआ, थ्रोम्बोड्यूलिन
और थ्रोम्बिन रिलीज हो गए तो इसका कॉम्प्लेक्स बन गया। एक इसको एक्टिवेट कर देता है प्रोटीन सी को, ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स मिलके प्रोटीन सी को एक्टिवेट करते हैं। ये प्रोटीन सी क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है किसको, फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 8 जो कि क्या है एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, और इनएक्टिव कर देता है टीपीए को, इनएक्टिवेशन ऑफ टीपीए इनिबिटर, इनएक्टिवेशन ऑफ टीपीए इनिबिटर। मतलब इसको देख लेने का, पिछला वाला मैंने गलत बता दिया है। यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को ये प्रोटीन से इनएक्टिवेट कर देता है, और टीपीए मतलब टिश्यू प्लाज्मीन इनिबिटर को क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों की मदद से प्लाज्मिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मिन में, और ये प्लाज्मिन क्या करता है, ब्लड क्लोट को डिसॉल्व कर देता है। मतलब सिंपल है यार कि डैमेज हुआ टिश्यू और ब्लड वेसल डैमेज हो गई तो क्या बना, थ्रोम्बोडियोलिन कॉम्प्लेक्स बना, उसने प्रोटीन सी को एक्टिव किया, प्रोटीन सी ने क्या किया, फैक्टर 5 और फैक्टर 1 को इनएक्टिवेट कर दिया, और क्या किया उसने, टीपीए इनिबिटर को इनएक्टिवेट कर दिया। जब टीपीए इनिबिटर इनएक्टिवेट हो गया तो ये दोनों ने क्या किया, मिलके प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड क्लोटिंग जो ब्लड क्लोटिंग है जो वो डिजोल्व हो गए, जो क्लोटिंग बनाए हैं वो डिजोल्व हो गए, ये हो गया। तो प्लाज्मिन बेसिकली डिजोल्व हो गए। अब हम लोग को क्लोट को अगर डिजोल्व नहीं कराना रहता है ना, तो हम लोग क्या देते हैं, टीपीए इनिबिटर देते हैं, टीपीए इनिबिटर। तो टीपीए अगर इनिबिटर दे देंगे तो प्लाज्मिनोजेन से क्या बनेगा, प्लाज्मिन नहीं बनेगा। तो टीपीए इनिबिटर जैसे ड्रग आती हैं तो उसको हम लोग दे देते हैं, तक जो ब्लड क्लोट है वो डिजोल्व नहीं होता। तो ब्लड क्लोट डिजोल्व ना करने के लिए हम लोग टीपीए इनहिबिटर देते हैं, जाके ब्लड क्लोट जो है टूटे ना, क्योंकि टूटेगा तो कहीं ना कहीं वो पहुंच जाता है ऐसा करके। तो ब्लड क्लोट टूटे ना तो उस पर टीपीए इनहिबिटर देते हैं। ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम लोग देखते हैं एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, जैसे हिपैरिन हो गया, हिपैरिन जो कि नेचुरली होता है, और इन विवो जो कि बनाया जाता है, जैसे ओरफिन हो गया, ईडीटीए हो गया, ऑक्सैलेट हो गया, तो एफिन, और एक होता है डाइकोमोरल। ये जो डाइकोमोरल है और ओरफिन ये क्यूमरीन जो क्यूमरीन है, इसके क्या है, डेरिवेटिव हैं। ये हो गया। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस का देखते हैं, बीटी टाइम और सीटी टाइम, ये सब क्या क्या होते हैं। तो देखो, एक होता है ब्लीडिंग टाइम, मतलब जब से ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग स्टॉप होने का टाइम, तो इसका होता है 3 से 6 मिनट होता है नॉर्मली। और किसी को ज़्यादा है, मतलब ब्लीडिंग, वहाँ पे कुछ क्लोटिंग फैक्टर वगैरह के डिफिशिएंसी हो सकती है। किसी में क्लोटिंग टाइम है, मतलब यह ब्लड ऊज आउट तक, और ब्लड ऊज आउट स्टार्ट से और ब्लड स्टॉप तक, तो क्लोटिंग टाइम नॉर्मल कितना होता है। अगर प्रोलॉन्ग हो गया, ये क्लोटिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो गया तो मतलब उसको हीमोफिलिया हो सकता है। उसके बाद एक होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पीटीटी टाइम। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम किससे रिलेटेड होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन रिलेटेड होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे से। मतलब अगर फैक्टर नंबर 7 एब्सेंट रहेगा ना, तो पीटी इंक्रीज हो जाएगा, पर पीटीटी नॉर्मल रहेगा। पर अगर सपोज, और पीटीटी किससे रिलेटेड होता है, इंट्रिंसिक पाथवे से। मतलब क्या, अगर सपोज फैक्टर नंबर 11 अपना एब्सेंट है, तो उसमें पीटीटी इंक्रीज हो जाएगा, पर पीटी नॉर्मल रहेगा। क्यों, क्योंकि पीटीटी किससे रिलेटेड है, इंट्रिंसिक पाथवे से। तो ये नहीं भूलने का कभी भी लाइफ में। ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया। एक उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आईएनआर। तो आईएनआर का मतलब क्या होता है, पेशेंट पीटी अपॉन नॉर्मल पीटी, पेशेंट पीटी अपॉन नॉर्मल पीटी। और वहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, इसका वैल्यू देख लेने का एक बारी। तो इसका कुछ वैल्यू 1.4 है मेरे ख्याल से, 1.4 के आसपास। तो पेशेंट पीटी अपॉन नॉर्मल पीटी, मतलब पेशेंट का जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, और नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जैसे मैं बताऊँ तो 10 से 12 सेकेंड होता है, 10 से 12 सेकेंड होता है। और पेशेंट का जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो अपॉन एक कांस्टेंट का जो रेशियो रहता है, वो एक बारी देख लेने कितना होता है। यहाँ तो मैंने लिखा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ये हम लोग निकालते हैं, अगर किसी का आईएनआर ग्रेटर देन 2 है, तो वो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एबनॉर्मल होता है। तो आईएनआर लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, पर अगर किसी का आईएनआर ग्रेटर देन 2 है, मतलब वो एबनॉर्मल है, मतलब वहाँ पे क्या है, ब्लीडिंग का खतरा है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बेसिकली इंक्रीज हो रहा है उस केस में। ये हो गया। देन इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं, किसी को अगर एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है, जैसे हिपैरिन वगैरह, तो उस केस में अगर किसी का आईएनआर लेस देन 4 है तो वो नॉर्मल है, पर अगर किसी का आईएनआर उस केस में ग्रेटर देन 4 है तो वो क्या है, एबनॉर्मल थेरेपी, एबनॉर्मल है। तो ये ध्यान रखने का। तो ये हो गया।
तो ये मैंने बता दिया इसमें, तो होप ये समझ गया होगा पूरा इसमें। और मैंने प्लाज्मीन का भी कंसेप्ट बता दिया। और जैसे हिपैरिन का यूज हम लोग किस में करते हैं, हिपैरिन जो कि एंटीकोगुलेंट है मैंने बताया, तो हिपैरिन का यूज किस में करते हैं, जैसे अरिथमिया हो गया, अरिथमिया में हम लोग इसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है, तो हार्ट फेलियर, तो इसमें मतलब अरिथमिया में बेसिकली क्या करता है, अरिथमिया में क्या होता है, हार्ट वाइब्रेट करता है, इसमें हार्ट वाइब्रेट करता है, तो जो ब्लड सप्लाई है ना, वो तो ब्लड सप्लाई तो अच्छे से होती नहीं, प्लस वहाँ पे चांस ऑफ क्लोट ब्लड वेसल में चांस ऑफ क्लोट ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में हम लोग वहाँ पे हिपैरिन देते हैं अरिथमिया में, इसीलिए अरिथमिया में हिपैरिन देते हैं, क्योंकि हार्ट वाइब्रेट करता है, तो वहाँ पे चांस ऑफ क्लोट ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड वेसल में, क्योंकि ब्लड वहाँ पे स्टे करेगा। यार अगर हार्ट जो है पंप ही नहीं करेगा तो ब्लड वेसल में क्या करेगा, हार्ट क्या ब्लड वेसल में क्या होगा, ब्लड ऐसे जमा रहेगा, तो क्या रहेगा, वहाँ पे क्लोटिंग के ज़्यादा चांसेस रहते हैं वहाँ पे क्लोटिंग के। तो इसी के लिए हम लोग हिपैरिन थेरेपी चलाते हैं। कार्डियक सर्जरी किसी है उसमें। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि जो ब्लड क्लोटिंग है एंटीकोगुलेंट जो है वो बेसिकली नॉर्मल अगर फिजियोलॉजी देखूँ तो कैसे कैसे होते हैं एंटीकोगुलेंट। तो एक एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी में एक तो ब्लड जो फ्लो होता है जो है नॉर्मली इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो, और यूनिडायरेक्शनल होता है, इसी के लिए क्लोटिंग जल्दी नहीं होती है, वो फास्ट ब्लड फ्लो होता है। अगर यही ब्लड स्टे हो जाए तो क्लोटिंग का चांसेस होता है, जैसे हार्ट वाइब्रेट में, अरिथमिया वगैरह में, इसी के लिए वहाँ पे हिपैरिन देते हैं। कोई और किसी में और हिपैरिन, अब मैंने बता दिया प्लाज्मीन जो कि क्या करता है, ब्लड वेसल को ब्लड को क्या करता है, क्लोट को डिसॉल्व कर देता है। तो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी ये सब है। उसके बाद ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द ब्लड, जैसे अभी बताया यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, और कुछ हिपैरिन होते हैं और वहाँ पे कुछ प्लाज्मीन वगैरह होते हैं जो कि ब्लड क्लोट नहीं होने देते ऐसा करके। और कुछ अभी मैंने बता दिया इसमें स्मूथ एंडोथेलियल सरफेस होती है, तो वहाँ पे क्लोट नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड क्लोटिंग, इसके बारे में मैंने सब बता दिया है।